अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। अलीज एग्जाम पाठशाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी में पूरे नंबर लाना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही जगह पर आ गए हैं। आज हम सब मिलकर कुछ ऐसे सवालों को हल करेंगे जो अक्सर परेशान करते हैं और देखेंगे कि उन्हें सुलझाने का सबसे स्मार्ट और सबसे आसान तरीका आखिर है क्या। तो बस इसी सोच के साथ आज का ये सेशन शुरू करते हैं। तैयार हो जाइए अपनी तैयारी को 10 गुना, जी हाँ 10 गुना बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए भाषा की नींव को मजबूत करते हैं। हम देखेंगे कुछ मज़ेदार मुहावरे, समानार्थक शब्द और उनके मतलब जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पौ बारा होना। ये मुहावरा शायद आपने सुना भी होगा। जरा एक सेकंड सोचिए, इसका क्या मतलब हो सकता है। यही वो सवाल होते हैं जहां एक अच्छी तैयारी आपको बाकियों से कई कदम आगे ले जाती है। अब देखिए ऑप्शंस कैसे घुमा सकते हैं। उपद्रव करना या भाग खड़ा होना। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। इसका सही जवाब है अति लाभ होना, मतलब उम्मीद से कई ज्यादा फायदा हो जाना। तो याद रखिए, पौ बारा होना मतलब कोई बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगना। चलिए अब एक और ऐसी जगह देखते हैं जहां अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। मिलते जुलते शब्द दिन और दीन सुनने में लगभग एक जैसे हैं, पर क्या इनके अर्थ का फर्क पता है? यहीं पर आपकी वोकैबुलरी का असली टेस्ट होता है। और ये स्लाइड इसे एकदम साफ कर देती है। दिन का मतलब तो हम सब जानते हैं, दिवस या डे, लेकिन सिर्फ एक मात्रा बदलने से दीन का मतलब हो जाता है गरीब या निर्धन। देखा आपने, एक छोटी सी मात्रा से अर्थ में जमीन आसमान का फर्क आ गया। शब्दों को तो हमने समझ लिया, पर इन शब्दों से वाक्य कैसे बनते हैं? अब हम वाक्य के प्रकार, क्रिया और समास जैसे जरूरी ग्रामर कॉन्सेप्ट्स पर नजर डालेंगे जो स्कोरिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। प्रेरणार्थक क्रिया नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। सोचिए, कोई बॉस है, वो काम खुद नहीं करता बल्कि अपनी टीम से करवाता है। बस यही है प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें कर्ता यानी सब्जेक्ट खुद एक्शन नहीं लेता बल्कि किसी और को वो काम करने के लिए प्रेरित करता है। अब इस डेफिनेशन को एक उदाहरण से समझते हैं। वाक्य है, सीता राधा से पत्र पढ़वाती है। इस वाक्य में वो कौन सा शब्द है जिससे पता चल रहा है कि सीता खुद नहीं पढ़ रही बल्कि राधा से ये काम करवा रही है? बिल्कुल सही, वो शब्द है पढ़वाती है। और इसे पहचानने की सबसे बड़ी ट्रिक है वाना प्रत्यय। जब भी किसी क्रिया में वाना या आना लगा हो, जैसे लिखवाना, करवाना, भगवाना, तो समझ जाइए कि यह एक प्रेरणार्थक क्रिया है। ये एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। वाक्यों की बनावट के हिसाब से ये 3 तरह के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। स्क्रीन पर जो उदाहरण है, बादल घिराए और बारिश होने लगी, ये एक संयुक्त वाक्य है। क्यों? क्योंकि इसमें बादल घिराए और बारिश होने लगी, ये 2 अपने आप में पूरे वाक्य हैं जिन्हें और शब्द से जोड़ा गया है। सरल वाक्य में तो बस एक ही क्रिया होती और मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य पर दूसरा निर्भर होता है। अच्छा, अब बात करते हैं समास की। एक शब्द है दशानन, जिसका मतलब होता है 10 सिरों वाला। बताइए, ये किस समास का उदाहरण है? ये है बहुव्रीहि समास। और ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। इसमें शब्द का सीधा सीधा मतलब नहीं लिया जाता। दशानन का मतलब सिर्फ 10 सिर नहीं है, बल्कि ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक खास व्यक्ति की तस्वीर आती है, और वो है रावण। तो जब 2 शब्द मिलकर किसी तीसरे विशेष व्यक्ति या चीज की ओर इशारा करें तो वो बहुव्रीहि समास होता है। तो हमने शब्द समझ लिए, वाक्य भी समझ लिए। अब आती है असली परीक्षा की बारी। इन सबको एक साथ इस्तेमाल करके गद्यांश को समझना। ये वो स्किल है जो आपको सबसे ज्यादा नंबर दिला सकती है। यहाँ गद्यांश का पहला वाक्य है जिसमें एक खाली जगह है। किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहाँ के किस चीज का अध्ययन करना सबसे जरूरी है? जरा सोचिए। इसका सही उत्तर है साहित्य। और यहाँ एक प्रो टिप देता हूँ, अक्सर ऐसे सवालों के जवाब गद्यांश में ही आगे या पीछे कहीं छिपे होते हैं, इसलिए पूरा पैसेज हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट इज द की। अब चलते हैं अगले रिक्त स्थान पर।
यहाँ एक ऐसा शब्द चाहिए जो हमारे साहित्यिक ग्रंथों की कीमत को, उनके मूल्य को सही ढंग से बयां कर सके। वो कैसे ग्रंथ हैं? अगर हम सारे विकल्पों को देखें तो अमूल्य यानी प्राइसलेस सबसे सही बैठता है। अतुल्य का मतलब होता है जिसकी तुलना ना हो सके। ये भी करीब है, लेकिन अमूल्य उनके बेशकीमती होने पर ज्यादा जोर देता है, जो यहाँ ज्यादा सटीक है। दुर्मूल्य और बाहुल्य का तो सवाल ही नहीं उठता। बहुत बढ़िया, हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। तो चलिए एक बार जल्दी से दोहराते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा, और फिर मैं आपको एक आखिरी चुनौती दूंगा अपने ज्ञान को परखने के लिए। तो ये है आज के सबसे जरूरी पॉइंट्स। पहला, मुहावरों और शब्द जोड़ों पर पकड़ बनाएं। दूसरा, प्रेरणार्थक क्रिया को वाना प्रत्यय से पहचानें। तीसरा, तीनों तरह के वाक्यों की बनावट को याद रखें। और चौथा, गद्यांश में जवाब ढूंढने के लिए हमेशा कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करें। और अब ये सवाल आपके लिए, आपका होमवर्क। स्क्रीन पर दिए गए शब्दों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग नहीं है? रोटी, पूरी, नदी या पानी? इसका जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अपनी तैयारी में लगे रहिए और हम अगले विश्लेषण में और भी जरूरी टॉपिक्स को कवर करेंगे। धन्यवाद।